नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं व्याख्या चंदोला। सबसे पहले मुख्य समाचार। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और वन विभाग ने वनाग्नि रोकने के लिए शुरू की तैयारियां। 22 जनवरी को सबसे संवेदनशील 7 जिलों में मॉक ड्रिल का होगा आयोजन। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने जिलों से तलब की नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन बैठकों की रिपोर्ट। नियमित बैठकें आयोजित न करने वाले जिला अधिकारियों को लगाई फटकार। प्रतिकूल प्रविष्टि की दी चेतावनी। और चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी सहित राज्य के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी से तापमान में गिरावट। मौसम विभाग ने 27 और 28 दिसंबर को सभी जिलों में बारिश और बर्फबारी की जताई संभावना। अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और वन विभाग ने राज्य में वनाग्नि को रोकने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देश पर वनों की आग पर प्रभावी तौर पर नियंत्रण पाने के लिए जनवरी में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। दरअसल बीते रोज उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन की अध्यक्षता में मॉक ड्रिल की तैयारी को लेकर विभिन्न विभागों और जनपदों के साथ बैठक आयोजित की गई। उन्होंने बताया कि राज्य के सबसे संवेदनशील 7 जिलों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। 22 जनवरी को अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत, देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी और पौड़ी में मॉक ड्रिल होगी। इससे पहले तैयारियों को लेकर 7 जनवरी को ओरिएंटेशन और कोऑर्डिनेशन बैठक होगी। 20 जनवरी को टेबल टॉप एक्सरसाइज का आयोजन किया जाएगा। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवालय में स्टेट लेवल नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन बैठक की। इस दौरान मुख्य सचिव ने सभी अधिकारियों को नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन की जिला स्तरीय बैठक माह में एक बार अनिवार्य रूप से आयोजित करने के सख्त निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने सभी जिलों से एनकॉर्ड बैठकों की रिपोर्ट तलब करते हुए देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, चमोली और चंपावत जनपदों द्वारा इस साल एक भी बैठक आयोजित न करने पर सख्त नाराजगी जाहिर की। उन्होंने संबंधित जिलाधिकारियों को फटकार लगाते हुए सचिव गृह को इस संबंध में तत्काल पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिए। उन्होंने भविष्य में इस प्रकार की लापरवाही पर उत्तरदायी अधिकारियों की एसीआर में प्रतिकूल प्रविष्टि की चेतावनी भी दी। मुख्य सचिव ने मेडिकल स्टोर पर दवाइयों का नशे के रूप में दुरुपयोग पर सख्त मॉनिटरिंग के निर्देश दिए। साथ ही महानिदेशक स्वास्थ्य को सभी मेडिकल स्टोर पर अनिवार्यतः सीसीटीवी लगवाने तथा रिकॉर्ड के डिजिटाइजेशन के निर्देश दिए। इसके साथ ही मुख्य सचिव ने सरकारी शिक्षण संस्थानों की भांति ही निजी स्कूलों, कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों में एंटी ड्रग्स कमेटी अनिवार्यतः गठित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने एंटी ड्रग्स ई प्लेज को भी जन अभियान के रूप में चलाने के निर्देश दिए हैं। राज्य के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश के कारण तापमान में कमी दर्ज की गई है। चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी सहित राज्य के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है। वहीं राज्य के मैदानी हिस्सों में भी विभिन्न स्थानों पर हल्की बारिश के बाद तापमान में गिरावट आई है। इस बीच मौसम विभाग का कहना है कि राज्य के कुछ हिस्सों में आज भी बारिश और हल्की बर्फबारी हो सकती है। इसके अलावा मौसम विभाग ने 27 और 28 दिसंबर को प्रदेश के सभी जिलों में बारिश और 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का अनुमान व्यक्त किया है। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के पौड़ी परिसर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत एक काउंसलिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में स्कूली छात्राओं को इंजीनियरिंग, मेडिकल और पैरा मेडिकल पाठ्यक्रमों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। इसके साथ ही बेटियों को परीक्षा के समय मानसिक रूप से स्वस्थ रहने और तनाव प्रबंधन के उपाय भी बताए गए। बेटियों की काउंसलिंग को लेकर परिसर के पूर्व निदेशक प्रोफेसर प्रभाकर बडूनी ने कहा कि 5 विभागों के विशेषज्ञों ने एक मंच पर आकर बेटियों के जीवन से जुड़े पहलुओं पर विमर्श कर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की अवधारणा को नई ऊंचाई प्रदान की। ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला कार्यक्रम आज आयोजित किया जा रहा है, मैं सबसे पहले आयोजकों को बधाई देता हूं
कि जिस ढंग से उन्होंने इसका समन्वय किया है, कोऑर्डिनेशन किया है, यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज से, नर्सिंग कॉलेज से, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से, हेल्थ डिपार्टमेंट से, एजुकेशन डिपार्टमेंट से सभी लोगों को यहाँ पे बच्चों को काउंसलिंग करने के लिए, देने के लिए बुलाया गया है। और यहाँ पे जो बच्चे मैक्सिमम हैं हमारे इंस्टीट्यूट, हमारे संस्थान के अलावा इंटरमीडिएट के विभिन्न जो स्थानीय इंटरमीडिएट कॉलेजेस हैं वहाँ के बच्चे, यहाँ पे जो बेटियां हैं वो यहाँ पे आ रखी हैं। तो मैंने वहाँ पे देखा है तो किसी भी ऐसा कोई ऐसा फील्ड नहीं है जहाँ पे बच्चों को उसकी जानकारियां नहीं दी गई। उसके साथ साथ तो सबसे महत्वपूर्ण बात वहाँ पे ये है कि जो जानकारियां दी गई उन जानकारियों पे, उन पोस्टों पे, उन पदों के लिए, उस डिपार्टमेंट के लिए, चाहे वो नेशनल इंस्टीट्यूशन, चाहे स्टेट इंस्टीट्यूशन हो, चाहे डॉक्टरी का पेशा हो, तो जजेस का वो, चाहे कोई भी पेशा हो, उस पर किस ढंग से अचीव करना है उन लोगों ने, उसके लिए भी काउंसलिंग दी गई है। ये अपनी आप में बहुत बड़ी बात है। बेटियों की करियर काउंसलिंग के बारे में चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर श्वेता नवानी ने कहा कि बेटियों के विभिन्न विषयों को लेकर काउंसलिंग करने से वे अपनी विशेषज्ञता के अनुसार अपने करियर का चयन आसानी से कर सकती हैं। सर, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत डीएम सर के द्वारा हमें आदेश दिया गया था कि हम कक्षा 12 की छात्राओं को प्रोफेशनल करियर के लिए काउंसलिंग करें। तो उसके लिए हमने कुछ विषयों का चयन किया है जिन पे उन्हें आज काउंसलिंग दी जा रही है, जैसे मानसिक स्वास्थ्य। बच्चों को एग्जाम के टाइम पे काफ़ी डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी चीज़ें होती हैं, तो उसके लिए हमने डॉक्टर पार्थ हमारे मेडिकल कॉलेज से साइकाइट्रिस्ट आए हैं। ऐसे ही अनेक सब्जेक्ट जैसे मेडिकल के क्षेत्र में और पैरामेडिकल, खेल के संबंध में कुछ हमने सब्जेक्टों का चयन किया है, उनमें काउंसलिंग चल रही है। कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रही छात्राओं ने बताया कि इस काउंसलिंग के जरिए उन्हें अपने करियर को लेकर जो जानकारियां पहले उन्हें नहीं थी, वे अब इस कार्यक्रम के जरिए मिल रही हैं। जैसे हम 12th में के बाद हमें बताया गया कि क्या क्या करियर्स हम आगे परस्यू कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बायो और मैथ्स में से, तो फर्स्ट थिंग हमारे दिमाग में जो आता है वो जेईई और नीट ही होता है। बट हमें बताया गया कि इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे करियर ऑप्शंस होते हैं, जैसे पैरामेडिकल में होता है और एनडीए भी है डिफेंस में। सो हाँ, हमें करियर काउंसलिंग के बारे में बताया गया और बहुत सारे प्रोफेसर अलग अलग यूनिवर्सिटी से आए थे और उन्होंने हमें भी बताया कि at the end of the day, it's what you are interested in. तो जिस चीज़ में आप इंटरेस्टेड हैं उस चीज़ को फॉलो करिए। ऋषिकेश के चहुमुखी विकास के लिए उत्तराखंड शहरी विकास एजेंसी के अंतर्गत इंटीग्रेटेड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट परियोजना में 1800 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इसको लेकर शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने स्टेक होल्डरों की बैठक ली। इस दौरान ऋषिकेश के विकास के लिए सभी से सुझाव लिए गए। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि बैठक में प्राप्त सुझावों पर अमल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ऋषिकेश में ये बजट 3 फेज में खर्च किया जाएगा। ये विकास कार्य ऋषिकेश, मुनिकीरेती, तपोवन और स्वर्गाश्रम क्षेत्रों में किया जाना है। ये कार्य पूरा होने में 6 सालों का समय लगेगा। यानी पहले सेक्टर में 450 करोड़, दूसरे में 645 करोड़, तीसरे में 505 करोड़, कुल मिलाकर 1800 करोड़ में इस पूरे क्षेत्र का, जिसमें तपोवन भी है, स्वर्गाश्रम भी है, मुनिकीरेती भी है, ऋषिकेश भी है, यानी टिहरी, पौड़ी और देहरादून 3 जिलों के हिस्से को यहाँ डेवलप किया जाएगा। और आने वाले टाइम पे बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर, बहुत आकर्षक ये क्षेत्र डेवलप होगा, तो निश्चित रूप से एक आकर्षण का केंद्र तो हमारा बनेगा। वैसे भी हमारे यहाँ तमाम लोग तो आते हैं इस ऋषिकेश और इन क्षेत्रों में, और अच्छे उसमें इस क्षेत्र में इजाफा होगा। उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों का काउंटडाउन शुरू हो गया है। इसी कड़ी में खेल मंत्री रेखा आर्य ने सोमवार को राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम देहरादून से प्रचार टीमों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके अलावा खेल मंत्री ने सभी 13 जनपदों के जिलाधिकारी और अन्य अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर तैयारियों की समीक्षा भी की। बता दें कि 26 दिसंबर से हल्द्वानी के गोलापार में राष्ट्रीय खेलों की औपचारिक मशाल यात्रा शुरू होनी है। इसके लिए 3 कैंटर व अन्य टीमों को देहरादून से रवाना किया गया। खेल मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि 26 दिसंबर को हल्द्वानी से शुरू होकर मशाल यात्रा पूरे 1 महीने का सफर तय करते हुए 25 जनवरी को देहरादून पहुंचेगी। इस दौरान हर जनपद में 2 से 3 दिन तक विभिन्न आयोजन किए जाएंगे। 26 तारीख से हम लोग हल्द्वानी गोलापार से मशाल यात्रा प्रारंभ करने जा रहे हैं
और यह यात्रा माननीय मुख्यमंत्री जी के कमलों से शुरुआत होने जा रही है। निश्चित रूप से इसकी तैयारी बैठक जो है आज मैंने ली है और इस तैयारी बैठक में हमारे 13 जनपदों के जिलाधिकारी जुड़े रहे, जिनसे इस यात्रा को हर मुख्यालय तक पहुंचना, मुख्यालय से ब्लॉक लेवल तक में इस राष्ट्रीय खेलों का अथवा मशाल यात्रा का पूरी जन जागरूकता करना, इसके साथ ही वॉलंटियर रजिस्ट्रेशन होना, इसके अतिरिक्त कुछ अन्य कार्य भी जो कि जिलाधिकारी अपने स्तर से कर सकते हैं, बतौर उनको सुझाव उनको दिए गए हैं। 3 कैंटर जो है आज हमने उन्हें हरी झंडी दिखाते हुए जनपदों की ओर रवानगी दे दी है और वे सबसे पहले तो हल्द्वानी पहुंचेंगे और वहां पर 2 दिन लगातार प्रचार प्रसार करेंगे। इसके बाद में वे ही कैंटर फिर उधम सिंह नगर पहुंचेंगे और उधम सिंह नगर से फिर वे कैंटर जो है आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार से लगातार जो है 13 जनपदों का जो है प्रचार प्रसार इन कैंटरों के माध्यम से होगा और एक मुख्य दिन जो है हर मुख्यालय पे कार्यक्रम होगा या जिलाधिकारी जहां जहां ये कार्यक्रम तय करेंगे तो वहां वो कार्यक्रम होंगे। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।